गुड़ भी है गोबर में भारत माता की जय, सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया। कहाँ तक हुआ था? कहाँ दी थी बड़े दिनों बाद? कल थी? मेमोरी मेरा तो साथ साथ। कहाँ तक हुआ था लास्ट वाली क्लास में? कहाँ तक पढ़ाए थे? हाँ, कहाँ तक पढ़ाए थे लास्ट वाली क्लास में? हाँ भाई सुनो, बस 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 बस, बैठ जाओ। चलो, कल टेस्ट है क्या? अच्छा, टॉपिक क्या है? एसएचएम और वेव्स भी है? ठीक, ओके, चलो ठीक है, ओके। इधर ध्यान दो भाई साहब। सबसे पहले कहानी शुरू हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? ओह बैठ जा भाई, बस आपस में मत बताओ। एलिमेंट जो दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किससे बने हैं? एक तरह के पार्टिकल से, जिसका नाम क्या है? एटम। और वो पार्टिकल है हाइड्रोजन का। किसका पार्टिकल है? हाइड्रोजन का। मतलब इन्होंने कहा था कि सब कुछ इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन का। पूरी बकवास बात थी, लेकिन अच्छी बात इन्होंने ये थी कि इन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है ना, उसका जो साइज है वो 250 गुना है। क्लियर है? मतलब उसका जो मास है वो कितना है? 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये सही था। और थोड़ी बहुत बातें इनकी ठीक थी कि एटम जो होता है स्टेबल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था। बात करनी है इस पर? अरे करी थी ना लास्ट वाली क्लास में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। हाँ, इन्हीं पे बात करनी है थोड़ी सी। देखो, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कोसेक की पावर 4 थीटा। इन्होंने कहा, इसमें कहा, सुनो तो भाई, इफ, सुन सुन सुन, इफ आउट ऑफ 10,000 particles, if out of 10,000 particles, ओ कंटाप मार रहा है एक जबरदस्त खींच के, बदतमीजी करे जा रहा तब से। बैठ के पढ़ना है, तमीज से पढ़, वरना उठ के क्लास के बाहर भाग जा। तो तू ही तो कर रहा था। सुन भाई, क्या? इफ आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल, 100 पार्टिकल्स गोज एट 90 डिग्री। 100 पार्टिकल्स कितने एंगल पर गए? 90 डिग्री पर। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स deviated at 60 डिग्री, जो 60 डिग्री पे डेविएट हो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डेविएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? भाई कोसेक की पावर 4 थीटा की थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो क्या लिखोगे? n1 अपॉन n2 बराबर कितना? कोसेक की पावर 4, क्या भाई? थीटा 1/2 अपॉन कोसेक की पावर 4 थीटा 2/2। पहले थीटा कितना है? जो 100 पार्टिकल्स हैं 10,000 में से वो कितने पर गए हैं? 90 डिग्री पे ना गए हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? n2 अपने को निकालना है। और यहाँ कितना? कोसेक की पावर 4, 4 की जगह कितना? कोसेक की पावर 4 कोसेक थीटा लिख लेंगे। थीटा कितना? 90 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। क्या कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा? इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोसेक 30 डिग्री की पावर 4। हो गया। कहाँ 2 लिखे हैं भाई? 4 है। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है। कितना करना है? अच्छा ठीक है।
हाँ भाई आंसर बताओ इसका। अच्छा इंतजार कर रहे थे ना तुम लोग। हाँ भाई कितना आ रहा है? 400। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है? √2। कोसेक 45 का √2, तो क्या ये 4 हो जाएगा? और कोसेक 30 का क्या 2 होता है? तो ये 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 चौको 16। तो 100/n2, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा? 400। n2 बराबर कितना हो जाएगा? 400। अरे क्लियर है? इस तरह के छोटे छोटे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रदरफोर्ड का जो सवाल आएगा वो यही सवाल आएगा। क्या भाई, कोई डाउट, कोई परेशानी? बताओ, कुछ लग रहा हो तो बोलो। हो गया। n2 बराबर हो गया कितना अपने पास? 400। 10,000 में से 400 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कितने डिग्री पे डेविएट हुए? 60 डिग्री पे। अगर 100 पार्टिकल्स कितने डिग्री पर गए हैं? तो 90 डिग्री पे। क्लैरिटी है? तो ऐसे क्या रेशियो बेस्ड सवाल बना लेंगे। इसके बाद अगला हिस्सा जो अपने को पढ़ना है, जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे तो हमने देखा कि सेंटर पर एक न्यूक्लियस है। यही तो कहा था ना रदरफोर्ड ने। सेंटर पर एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन कौन से फोर्स से बॉन्ड है? न्यूक्लियर फोर्स से बहुत मजबूती से बॉन्डेड है। जब इसके ऊपर हम कोई अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं ना, तो वो बेचारा इसको टच भी नहीं कर पा रहा। टच नहीं कर पा रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो ये भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर चार्ज है Ze और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2e। जब ये बहुत दूर था न्यूक्लियस से तो इसकी रफ्तार थी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 1/2 mv²। अब जब ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, जहां से मुड़ के वापस आएगा, जिस जगह मुड़ेगा उस जगह रफ्तार क्या है? 0। मुड़ा क्यों? दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। क्या रिपल्शन होगा? रिपल्शन जैसे जैसे पास जाओगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? ये जो गैप होता है ना, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? लास्ट वाली क्लास में जब तुम लोगों को नहीं बताए थे, इस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज है। क्या है वो दोनों कॉन्सेप्ट? एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, एक होगा फोर्स। दैट इज इक्वल टू k q1 q2/r², और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज k q1 q2/r। फर्क क्या है दोनों फॉर्मूले में? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां यहां चार्ज का कैरेक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फॉर्मूले में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना है। और यहां पर करते हैं, एनर्जी में करते हैं। दोनों चार्ज कैसे थे? पॉजिटिव। कैसे थे? पॉजिटिव। अच्छा, के का वैल्यू जानते हो क्या होता है? के का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0। इसको लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ N/m²/कूलम²। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को लिखा जाता है 8.85 × 10⁻⁻12 N-1 एंड कूलम²। क्लियर है भाई? तो जब ये यहां से जहां से पलटी मारा है, वहां क्या इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? हुई है ना? और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? k q1 q2/r0 के। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? तो r0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k q1 कितना है जी? 2e। और q2 कितना है? Ze डिवाइडेड बाई 1/2mv²। तो r0 का एक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख दिया गया, 2 2 4। k की जगह क्या लिख लें? 1/4πε0। यहाँ पे कितना? Ze²/mv²। 4 से 4 काट देते हैं, r0 की वैल्यू आ जाती है Ze²/πε0 mv²। लेकिन हमको कभी भी इससे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हम हमेशा अपने जनरल तरह से सवाल सॉल्व करेंगे। 1/2mv² इक्वल टू k q1 q2/r0। क्लियर? समझ गए? यस सर। सुनिए, अब जैसे देखिए इसमें एक जो सवाल है, कहाँ गया ये? क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में ये क्या है? फेलियर जस्टिफिकेशन। ये देखो, ये सवाल है, ये क्या कह रहा है?
एक ही स्लाइड रिपीट। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी कितना 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है 50, मतलब z का वैल्यू 50। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये न्यूक्लियस है, इसमें कितना z का वैल्यू कितना है 50 ना, तो चार्ज कितना होगा 50 e। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। और इसके ऊपर गिर क्या रहा है, कौन टकरा रहा है इससे, अल्फा पार्टिकल ना। अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं ना, नहीं जानते हो यार। 2He4 प्लस प्लस, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2e। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जिस जगह से पलटी मारेगा उस जगह पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अरे क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। के Q1 Q2 बाई आर से जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो किस में मिल रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो SI में मिलेगी ना, तो जूल में मिलेगी ना। और ये किस में दिया हुआ है एनर्जी, किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। नहीं करोगे सवाल गलत तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या लिख ले 9 इंटू 10⁻9। Q1 क्या लिख ले 2e और Q2 क्या लिख ले, बोलो 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 50e ना, 50e। क्या e से इसको काट दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना डिवाइडेड बाई आर, क्या यही आर निकालना था। तो आर बराबर हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 गुड़े 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻6। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, नहीं आया, आया जी। 16 नवा 144, 16 नवा 144, 144 होता है भाई। तो 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14.4। क्या हो जाएगा 14.4, नहीं आया, आया जी 14.4। अब आगे, आगे कितना 50 होना, ये कितना हो गया 100। तो 9 प्लस 2 माइनस 19 और प्लस माइनस 7, नहीं आया, आया देख लो 6 एक 7 ऊपर गया तो क्या हो गया -7 ना। तो आर बराबर कितना 14.4 इंटू 10⁻, 9 2 11 और 19 और 7 26, 26 में से 11 जाएगा तो 15, तो -15 मीटर। अरे आया क्या, पल्ले पड़ा क्या भाई, कठिन है। अगला सवाल बनाओ फिर, नहीं है तो ये लो। A beam of alpha particle with velocity of 2 into 10⁻7 meter per second is scattered by a gold of z equals to 79 foil. Find out the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus. The value of charge by mass of alpha particle is 4.8 into 10⁻7 कूलम पर kg। तुम इसको भूल जाओ, तुम अपना डेटा रख के सॉल्व करो, इसको छोड़ो। इसका मैं थोड़ा यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा अभी, सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी की मैंने कि रफ्तार की मैंने, रफ्तार। क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, फॉर्मूला कितना हाफ mv²। मास किसका है, हीलियम न्यूक्लियस का कि किसका, अल्फा पार्टिकल का। हीलियम न्यूक्लियस को ही तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं भाई। लिखो लिखो लिखो, सॉल्व करो। सुधांशु सर को दे, इसी वाली क्लास में सामने वाली। हो गया, हो नहीं बना पाए,
हो जाएगा ना। करना ही क्या है, 1/2 mv² बराबर k इंटू जेड इंटू 2e डिवाइडेड बाई आर, 1/2। अब देखो यहां से 2 को इधर ले जाओ, v² बराबर 2 k जेड ई इंटू 2e, और r को इधर लेके चले जाओ, r ही निकालना है, r को इधर लेके आओ, और इधर कितना हो जाएगा v² m। देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, मास किसका, ये मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का ना, और ये 2e चार्ज किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास का रेशियो दिया हुआ है क्या, चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल कितना, 4.8 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी। तो 2k की जगह क्या लिखोगे, 9 इंटू 10⁻9, जेड की जगह 79 ना हो, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई रफ्तार कितनी है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10⁻7 दूना 14। अरे क्लियर है ना। और यहाँ पे कितना m कितना, अच्छा ये m तो हो ही गया ना, इसका वैल्यू अभी लिखे नहीं है, हम नहीं लिखे है ना, कितना है 4.8 इंटू 10⁻7। खत्म, सॉल्व करो। तीन से 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 से 3 7 21, ये 0.7 अब जो भी आ जाए यार, मतलब ये सॉल्व करने के ऊपर है यार, इतना गरीब तो करते रहना आराम से, अरे हो जाएगा। ये देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, ये बेसिकली ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड मॉडल के। ड्रॉबैक्स जानते हो रदरफोर्ड के क्या थे, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, पहला तो एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था उसको बता नहीं पाए थे, क्लियर है क्यों हो रहा था उसका। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन है और वो एनर्जी एमिट कर रहा है, अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हुए कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। क्या दोनों बातें क्लियर है। ये चैप्टर का बेसिक हिस्सा इतना था, इसके बाद फिर थोड़ी अच्छी फिजिक्स शुरू होती है, मतलब जो थोड़ी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि इन सब लोगों ने जितनी बातें कही थी इन सब लोगों में मैक्सिमम चीजें गलतियां थी, ठीक है ना। इन्होंने 2 बात सही कही थी, पहली बात ये कि इन्होंने ये बता दिया था कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, जो सारा मास है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में, और मैक्सिमम स्पेस जो है वो क्या है, खाली है। अरे क्लैरिटी है ना। और दूसरा इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि उसका साइज क्या है, न्यूक्लियस का साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर, क्लियर है ना। हाँ रेडियस, क्लियर। चलो बढ़िया है, गुड जॉब, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, बोर, बोर्स पॉस्टुलेट, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा एटम्स ठीक ठाक निपट जाए। तो बोर ने क्या कहा, बोर के 3 पॉस्टुलेट थे, दुनिया भर की कहानी है, कहानी में नहीं घुसेंगे। पहला पॉस्टुलेट था कि भैया एक अपने पास गोला है, एक क्या है भाई साहब, गोला, सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, और इस गोले में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। पहली बात इन्होंने क्या कही कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब दुनिया में अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है तो मतलब कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तभी तो गोल घूमेगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के गोल घूमना किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं है। इसकी रफ्तार यहाँ पर v है, तो क्या ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है r। तो अगर इसका रेडियस r है मित्र, तो ये बताओ इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, के जेड ई स्क्वायर लग रहा होगा, के जेड ई इंटू ई ना। और यहाँ पे चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, जब फोर्स लिखेंगे तो हम चार्ज का कैरेक्टर नहीं देखेंगे। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर फोर्स में आर स्क्वायर आता है, एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन की सबसे बड़ी खोज यही थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि यूनिवर्स में जो सिमेट्री में एग्जिस्ट करने वाली जितनी चीजें हैं वो सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। दैट वाज द ब्लंट एंड एक्सीलेंट डिस्कवरी बाय न्यूटन। और दूसरा सबसे खतरनाक चीज उसने ढूंढा था,
द वैल्यू ऑफ जी। बात समझ रहे हो ना, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। क्लियर है ना, वो कोई छोटी चीज नहीं थी। क्लियर है ना, तो कितना हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस वॉज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। अरे क्लियर है, पहला पॉस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और एम वी स्क्वायर बाई आर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लैरिटी है। सेकेंड पॉस्टुलेट में उसने कहा सेकेंड पॉस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं उस ऑर्बिट में एक स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्टैंडिंग वेव। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में अपने आप को स्टेबल महसूस कर पा रहा है, क्योंकि उसको ना तो कोई एनर्जी चाहिए और ना ही उसको किसी को एनर्जी देनी है। अरे बात समझे। तो कहा कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है, तो इस गोल गोल घूमने वाले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा एम वी आर, क्योंकि रेडियस कितना है आर, और ये बराबर होगा एन एच बाई 2 पाई के। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एन क्या है, बोलो बोलो बोलो, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर पहले ऑर्बिट में हो तो एल जो होगा वो एच बाई 2 पाई के बराबर होगा, दूसरे ऑर्बिट में हो 2h बाई 2 पाई, तीसरे ऑर्बिट में हो 3h बाई 2 पाई। क्लियर। कैसे आया था, अगर तुमको लास्ट वाली क्लास याद हो तो वाले में पढ़ाया था, कौन से वाले में, डी ब्रॉगलीज वाले में बताया था। अरे कैसा वेव बनाता है, स्टैंडिंग वेव बना रहा है ना। अरे क्लैरिटी है भाई। तो 2 पाई आर बराबर क्या एन लैम्डा था, पता नहीं क्या बोल रहे हो यार। 2 पाई आर बराबर क्या था एन लैम्डा, और फिर लैम्डा बराबर एच बाई पी था, पी बराबर क्या था एम बी, लैम्डा का वैल्यू डाल दिया, क्या यही एक्सप्रेशन आ जाता है। ये सेकंड पॉस्टुलेट था। इनका एक थर्ड पॉस्टुलेट भी था। थर्ड पॉस्टुलेट में ये क्या कहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात किए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो बताइए इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है कि नहीं है, है ना, खिंचाव है ना। और जब कभी भी खिंचाव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। जब कभी भी खिंचाव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का आना तय है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी, 100% फिक्स है। तो इन्होंने कहा कि भैया बॉडी के पास इस गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है ना वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑर्बिट में। अरे बात समझ रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से कौन सा एनर्जी लेवल ज्यादा ऊपर होगा, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में, नीचे वाले में एनर्जी ज्यादा होगी। यहां वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो यहां एनर्जी कम और यहां एनर्जी ज्यादा। तो जब यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में आएगा तो ये फोटोन देगा, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी लेवल में जाएगा तो इसको फोटोन चाहिए। अरे क्लियर है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोटोन लेने देने का तरीका है ना, ये है एच सी बाई लैम्डा। अरे क्लियर है क्या, फोटोन की एनर्जी तो क्लियर है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अरे क्लियर। अगर इनिशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है, तो फोटोन दिया गया या लिया गया। पहले मेरी एनर्जी ज्यादा थी, अब मेरी एनर्जी घट गई तो मैंने फोटोन दिया। पहले मेरी एनर्जी कम थी, अब मेरी एनर्जी बढ़ गई तो मैंने फोटोन लिया। तो कौन लिया, जो नीचे से ऊपर गया उसने लिया, जो ऊपर से नीचे आया उसने दिया। अरे क्लैरिटी है ना। इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पूरा फोर्स एटॉमिक थ्योरी इसी पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हुआ था। तो ईपी को लिखते हैं एच एफ या एच सी बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये कब सिचुएशन है, एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन, बोलो बोलो बोलो, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो इसको क्या बोलते हैं डी एक्साइटेशन। अरे क्लियर है क्या। और अगर एच सी बाई लैम्डा तुम्हारे पास हो जाए ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब क्या है, मतलब ये कब लगेगा
एक्साइटेशन। क्लियर? सिंपल याद रखो, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो डी एक्साइटेशन। इनिशियल ज्यादा फाइनल कम मतलब डी एक्साइटेशन। इनिशियल कम फाइनल ज्यादा मतलब हायर एनर्जी लेवल में गए हैं तभी तो ज्यादा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। चलो नोट करो, बोर्स पॉस्टुलेट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले सवाल जरूर डाल लेना अपनी नोट्स में। क्या? फर्स्ट पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस खत्म। अब पीछे भी है क्या? पीछे क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही तो है। एक तो ये है, एक ये है। हाँ लिख लो, इसको भी डाल लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिख लो। क्या बच्चा? नहीं, मैं बहुत कम रिकॉर्ड करूंगा, टाइम नहीं बचा मेरे पास, कोई फायदा नहीं है। मेरे 4-5 लेक्चर्स हैं। मेरे हैं, मैग्नेटिज्म है पूरा, नहीं करंट नहीं है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई है, एसी है, पूरा मॉडर्न है, रे ऑप्टिक्स है। हम्म? मतलब 12वीं क्लास का मेजर पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे हम कराएंगे यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुम जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, चुपचाप शांति से रोज टेस्ट दो अच्छे से और सवाल लगाओ बढ़िया से, बस। ज्यादा इधर उधर हाथ पैर चलाओगे, धोबी गधा ना घर का ना घाट का, वही हाल होगा। चुपचाप शांति से चिल मार के पढ़ो। हम्म? हम्म? इंटरनेट पे बहुत गंद है, इंटरनेट पे बहुत गंद है, उस कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। मतलब हम, ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्राउड बहुत खराब है ना। लास्ट में यही तो पूछा जाता है, तुम अच्छा पढ़ाए हो तो तुम्हारा मतलब थोड़ी है यार। तुमसे तो पूछा जाएगा तुमको कितने लोगों ने पढ़ा, अच्छा पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा पढ़ाओगे तो टफ होगा, अच्छी चीज आसान थोड़ी होगी, और जब थोड़ी टफ होगी तो दिक्कत होगी। जैसे हमारे साथ पैरेलल में एक आदित्य आनंद सर पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। वो खराब फिजिक्स नहीं पढ़ाते थे, उनका कंटेंट खराब नहीं था। उनसे पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पोटेंशियली साउंडिंग होना पड़ेगा भाई। मैंने खुद देखा है भाई पढ़ाते हुए, भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ा हुआ बच्चा हो ही नहीं सकता कि उसका फिजिक्स खराब हो जाए, कभी नहीं खराब होगा। लेकिन बस वही है कि वो थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाता है एक चीज, और दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। तो जो ऐसे आंख रगड़ के आंख मीच के बैठेगा पढ़ने के लिए वही पढ़ पाएगा, जो ऐसे इधर उधर किया गया खट से उड़ेगा तुरंत। और ऐसे लोग का क्राउड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउड है। हम्म। पहली बार देख के क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा पढ़ाता है, इज अ गुड टीचर। चले, हो गया? स्लाइड पे आगे चले, आगे बढ़ रहे हैं भैया? ये लिखो,
हो गया भाई? जल्दी करो यार, इतना टाइम मत लगाओ भाई। कितने बजे तक क्लास है आज अपनी? 2:50 तक ना? हाँ ठीक है। मतलब मंडे को हमारा एटम्स खत्म हो जाएगा हर हाल में। मंडे को एटम्स खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को न्यूक्लियाई। एक ही दिन का है न्यूक्लियाई, छोटा चैप्टर। किससे? डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स। 4 चैप्टर मिला के 7 सवाल पूछा जाएगा। हाँ। एक सवाल लॉजिक गेट का, एक सवाल तुम्हारा जंक्शन से आ सकता है, तो कभी आता है कभी नहीं आता है, और एक एटम से, एक न्यूक्लियाई से, और जहां तक पॉसिबिलिटी है 2 डुअल नेचर से। ऐसे देखने को मिल जाएगा तुमको। तो ये वो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जिनको मिला के एक चैप्टर की तरह अगर तुम पढ़ो, डुअल नेचर से लेकर न्यूक्लियाई तक को तुम एक चैप्टर समझ सकते हो। अगर इस एक चैप्टर को तुम ढंग से पढ़ लो, ये एक चैप्टर तुमको बहुत आराम से 4 सवाल लेके जाएगा। बहुत आराम से गिरे गिरे हालत में 4 सवाल लेके जाएगा। उसके बाद यहां के बाद बस एक ही बड़ा दौर है, वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव भी नहीं, रे, केवल केवल रे। थोड़ा लंबा चलता है, मतलब 12 लेक्चर, 15 लेक्चर, 16 लेक्चर चलेगा। है आसान, बस दिक्कत क्या होती है कि हम उसको सबको एक जगह समेट नहीं पाते हैं। अदरवाइज है बहुत आसान, कठिन नहीं है। रे ऑप्टिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, रे से ज्यादा कठिन वेव है। वेव पढ़े ना, साउंड वेव्स पढ़े ना, का टफ चैप्टर है भाई, वो आसान नहीं है। उसको आसान मत समझो, मैं पढ़ाया अच्छा हूं। भरोसा ना, पढ़ के देख लेना कभी। हाँ, कौन बोला? है होगा भाई, माइक कैसे हट जाएगा यार, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हट जाएगा यार? है? वही टफ लगता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने तक ही कठिन होता है, तो उसमें पता क्या होता है, हम ना रे डायग्राम याद नहीं कर पाते। हमको रे डायग्राम याद करने की ट्रिक नहीं पता होता है। रे डायग्राम याद करने की ट्रिक होता है, थोड़ा डेटा होता है, डेटा याद करोगे तो अपने आप डायग्राम बना ले जाओगे। पहले रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद लेंस बनाते हैं, अपने आप सटीक सेट हो जाता है सब। क्या भाई? क्या? चल इधर देख, अरे आसान होता है यार, कुछ नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता। सुनो, अच्छे से समझ के पढ़ोगे, कुछ कठिन है। ये बताओ, which of the following postulate of the Bohr model led to the quantization of energy? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये बताओ। यहां क्या पढ़े हो, सेकेंड पॉस्टुलेट क्या पढ़े हो? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है? कौन से में? सेकेंड पॉस्टुलेट में। कौन क्वांटाइज्ड है? एंगुलर मोमेंटम। थर्ड में देखो, जो भी ऑर्बिट अपना एनर्जी चेंज कर, जो भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल एनर्जी चेंज करेगा, क्या वो फोटोन देगा? अरे फोटोन देगा ना, एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन देगा ना। तो एनर्जी कौन से में क्वांटाइज्ड है? कौन से में, सेकंड में कि थर्ड में? थर्ड पॉस्टुलेट में। एनर्जी की बात हम कौन से में कर रहे हैं? थर्ड में। सेकंड में किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कौन सा है? पहला, पहला पॉस्टुलेट है ना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तुमसे किसका क्वांटाइजेशन पूछा है? एनर्जी का। थर्ड कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। डी क्या कह रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ अ पोस्टुलेट ऑफ द बोर्स मॉडल। कौन सा पोस्टुलेट है? थर्ड। कौन सा है? थर्ड। अच्छा, कई जगह इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो बी गलत है, ठीक है ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की जगह अगर क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता, एंगुलर मोमेंटम, तब ये क्या होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, तब ये क्या हो जाता? सेकंड। अरे क्लियर है ना? चलो अगले सवाल पर देखो क्या कह रहा। an electron in an hydrogen atom is excited from fourth to fifth stationary orbit. The change in angular momentum of the electron. क्या बता सकते हो? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? NH बाई 2 पाई। कहां से कहां गए हो? 4 से 5 में ना, 4 से 5 में ना। तो क्या चेंज हुआ है? बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल ना। तो डेल्टा एल क्या होगा? डेल्टा एल बराबर कितना? 5 में से 4 क्या, कितना? 1। क्या h बाई 2 पाई वे?
अरे हुआ ना, तो h का वैल्यू कितना 6 इंटू 10⁻⁻34 और 2.2 इंटू 3.14, 6 के करीब हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। हाँ, अरे क्लियर है? नहीं आ रहा है? आया जी? यस। इसके बाद, ये तो बेसिक था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके बाद क्या? रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। बढ़िया है, मस्त है, आसान है। पहले ये बताइए, इन तीनों पॉस्टुलेट में कोई दिक्कत नहीं? सेकंड पॉस्टुलेट आपको क्या इंडिकेट करता है? एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या भाई साहब? एंगुलर मोमेंटम। और ये वाला थर्ड वाला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे क्लियर है ना? और फर्स्ट वाला फोर्स एंड ऑर्बिटल मोशन। अरे क्लियर है ना? ये इतनी बातें सिग्निफाई करते हैं तीनों लॉज। अब सुनो, अब कहानी आती है रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट क्या होता है। सब बहुत सिंपल है, कुछ खास बात नहीं, एकदम सस्ता। सोचो, सर्कुलर मोशन याद है तुम्हें? और F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जानते हो? और जब फोर्स लिखोगे तो क्या चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर करोगे? एनर्जी लिखोगे तब? एनर्जी में करेंगे, फोर्स में नहीं करें, बस खत्म। तो देखो भाई, हम कह रहे हैं कि ये सेंटर पे न्यूक्लियस है। क्या भाई साहब? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल घूम रहा है। न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या अंदर की तरफ इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा? क्या बाहर भी लग रहा होगा? mv²/r। इसकी रफ्तार इधर कितनी है? v। रहे ना? तो यहाँ क्या लिखोगे? पहले हम बात कर रहे हैं रेडियस का, तो ये बताओ, क्या Fe बराबर mv²/r लिखा जा सकता है? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? प्लस Ze। कितना चार्ज है? प्लस Ze। तो दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है क्या? kZe चाहो तो ऐसे लिख लो, k को 1/4πε0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? Ze²/r² इक्वल्स टू mv²/r। क्या r से स्क्वायर कट जाएगा? अरे कट जाएगा। ए नेता, कहाँ पेन वेन देख रहे हो? तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? स्मॉल आर का वैल्यू बोलो। 1/4πε0 Ze²/mv²। अरे क्लियर है क्या? कितने अननोन? क्या जेड पता है? अरे जो भी एटम होगा उसका जेड पता ही होगा ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो, सीधे बैठ जाओ सब यार, क्योंकि थोड़ा सा गणित कठिन आ रही है तो थोड़ा ध्यान देना। ε0 क्या है? कांस्टेंट है ना, एक वैल्यू जानते हो कि नहीं? क्या? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मास ऑफ कौन गोल घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन ना, तो मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। क्या आया? v क्या है? वेलोसिटी। अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन अभी अपने को वेलोसिटी का ज्ञान। लेकिन क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जानते हैं? mvr इक्वल्स टू क्या भाई साहब? nh/2π। यहाँ v का वैल्यू कितना? nh/2πmr। क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो? रख सकते हो यार। तो बोलो r बराबर कितना मिलेगा? 1/4πε0 रहने दिया। और यहाँ पे कितना? Ze²/m। v² की जगह क्या लिख ले हो? v² की जगह क्या लिखे? n²h²। और ऊपर कितना? 2 दूना 4 π²। और क्या? m²r²। हो गया क्या? हो क्या? r से स्क्वायर काट देंगे? क्या 4π से 4π कट जाएगा? क्या m से स्क्वायर कट जाएगा? और r बराबर अगर आप देखेंगे तो ε0 n²h² Ze²m हो गया। आया नहीं? बड़ा कठिन है, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, n²h² कहां चला गया? ऊपर। और नीचे क्या आ गया? Ze²m। और इसका r तो ये रह गया ना, तो πZe²m। ये वाला पाई बचा है ना? अब सोचिए, कुछ है नहीं है, सब सस्ती चीज है।
तो आर बराबर क्या है, एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और एन स्क्वायर बाई जेड को बाहर कर दिया। अब देखिए एटम टू एटम खाली यही वेरी करेगा, इसके अलावा और कुछ एटम टू एटम वेरी नहीं करेगा। लिफ्ट में 5 नंबर दबाइएगा और गार्ड को दे दीजिए। हाँ भाई, समझे कि नहीं हो? देखो एप्साइलन नॉट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इन सब को जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन, आता है ना जी? यस, ये हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। इसके बाद बात करें वेलोसिटी। किसकी बात करें भाई साहब? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को यहां से देखिए तो क्या NH बाई 2 पाई एम आर है हो? हाँ, V बराबर क्या है? NH बाई 2 पाई एम, आर की जगह क्या लिख दो? एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड। लिख दिए हो? नहीं आया? क्या n से n काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा? m से m भी काट देंगे क्या? तो v बराबर क्या? ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर एच, जेड है अभी किनारे रहने दो, 2 एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर, क्या जेड बाई एन आ गया? अब देखिए ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या वेरी करेगा, और एटम टू एटम, जेड और एन, जेड और ये सब वेरी करेगा। ये 2 बार एच स्क्वायर, एच से इसको काट देना, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट एच जेड बाई एन। कुछ बचा तो है नहीं? कुछ बचा है नहीं? एक बार तो ये रिजल्ट ही पूछ लिया गया था डायरेक्टली। v बराबर कितना? ई स्क्वायर जेड बाई 2 एप्साइलन नॉट एच इंटू एन। ये रफ्तार का रिजल्ट है। मतलब ये याद कर लेना, केवल 2 रिजल्ट याद कर लेना, मतलब रट लेना भाई, बाई हार्ट रट लेना, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे रिजल्ट तुमको देखने को मिल जाएगा, और कोई रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं। ठीक है? तो जब इस v को हम सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये v जो अपने को मिलता है वो मिलता है 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकंड। देख रहे हो रफ्तार इलेक्ट्रॉन की? देख रहे हो रफ्तार इलेक्ट्रॉन की? देख रहे हो किस रेंज में जा रही है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अरे क्लैरिटी है ना? इतनी तेज दौड़ते हुए पार्टिकल के बारे में तुम बस केवल उसकी एनर्जी बता सकते हो। अरे क्लैरिटी है ना? और जब एनर्जी बता पाओगे तो उस एनर्जी से उस एनर्जी का मोमेंटम लिख पाओगे एच बाई लैम्डा से। क्लियर है? और अगर तुम पार्टिकल का पोजीशन देखने चले गए तो उसका एनर्जी का ज्ञान तुमको नहीं होगा। जैसे फोटोन पार्टिकल है, कोई देखा है आंख से फोटोन पार्टिकल? नहीं। बस हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी का एक इमेजिनेशन किए हैं कि दिस एनर्जी इज कन्फाइंड लाइक वाटर इन अ बलून। अरे बात समझ रहे हैं ना? बस केवल हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है। क्यों? क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है। अब जो चीज इतनी तेज दौड़ रही है उसके पोजीशन और मोमेंटम, उस पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ बताना संभव नहीं। तो या तो आप उसका वेव नेचर देख पाएंगे या तो उसका पार्टिकल। जब पार्टिकल नेचर देखेंगे तो पोजीशन बता पाएंगे, और जब वेव नेचर देखेंगे तो मोमेंटम बता पाएंगे। जैसे ही हम फोटोन के मोमेंटम की बात करते हैं तुरंत हम फोटोन के वेव नेचर में चले जाते हैं। मोमेंटम क्या होता है? एच बाई लैम्डा। लैम्डा किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल का कि वेव का? वेव का, है ना? तो अगर हम उस पार्टिकल के मोमेंटम का ज्ञान करना चाहते हैं तो हमको पहले वेव का ज्ञान होना चाहिए। जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो वेव का कि पार्टिकल का? पार्टिकल का। कोलिजन तो पार्टिकल नेचर शो करता है ना, बस दैट्स इट। वेव तो सुपरपोज हो जाती है, वेव का तो सुपरपोजिशन होता है। बात समझ रहे हो ना? पार्टिकल क्या करता है? कोलिजन, एनर्जी दे रहा है, कोलाइड कर रहा है। चलो ये हो गया वेलोसिटी, नोट करो, लिखो, रेडियस एंड वेलोसिटी हो गया। अब यहां के बाद कुछ खास नहीं बचा, सब आसान है। और वैसे तो पूरे फिजिक्स ही आसान है, कठिन कुछ नहीं।
जल्दी करो यार, समय बहुत तेज बीत रहा है भाई। तुम लोग हर बार एक लेक्चर 2 लेक्चर पीछे रहते हो। आगे भी चलो कभी। लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। जितना टाइम यहाँ रुक के लिखवाता उतना टाइम वहां भी रुक के लिखवाता हूँ। हाँ, यहाँ पे लेट आता हूँ। कौन डाउट नहीं बताता है? मैं? तो जब डाउट पूछेंगे तब तो बताऊंगा। अब वो बड़ी क्लास है ना, थोड़ा बड़ी क्लास का डिसएडवांटेज तो रहता ही है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता ढंग से। और डाउट पूछो तो काहे नहीं बताएंगे, डाउट जब पूछोगे नहीं तो बताएंगे कहाँ से? हैं? रथ तो हम ही चला रहे हैं मतलब? अच्छा, मैं इस समय पूरे वेदांतुक रथ चला रहा हूँ। बैच 1 2 3 4 5 अचीवर सब पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? बगल वाली बिल्डिंग में? बगल वाली बिल्डिंग में नहीं, वहां से है। हाँ। क्या? हम? एलन सोली है। अभी यार ऑफलाइन, जब केवल ऑफलाइन पढ़ाना होगा तो कभी भी जाके पढ़ा लेंगे यार। ऑफलाइन पढ़ाना होगा तो अपना नहीं पढ़ाएंगे यार, किसी और के लिए क्यों पढ़ाएंगे यार? ऑफलाइन तो मैं कर ही रहा था, तो ठीक है चलो, पहले साल था, आ गए। थोड़े क्रेस्ट एंड ट्रफ्स थे। हाँ, लेकिन पढ़ाने का मजा ऑफलाइन में। फेम नहीं, पैसा नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है यार, अब मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए यार, 8 8 घंटा 10 10 घंटा एक एक दिन में पढ़ा रहे हैं, पैसा ना मिले तो क्या मतलब पढ़ाने का? वही बात है, और क्या होता है यार। क्या चीज? करेगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो कोटा में यही तो हुआ। अन अकेडमी ने एक ही बार उड़ाया सबको एक लाइन से, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन बस वही है कि एलिन का सिस्टम थोड़ा अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो मतलब उनके जो बैकएंड में जो टीचर्स बैठे हुए हैं, वो बहुत मेहनत कर करके बैठे रहते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि बस कौन जाए, हम खड़े हों। जो 1 करोड़ ले रहा था वो गया, उसकी जगह 25 लाख वाला जाएगा और 1 करोड़ वाले से अच्छा पढ़ा के आएगा। तो इस वजह से उनके में दिक्कत नहीं होती। हाँ, बट अब है, अभी बहुत प्रॉब्लम है। अभी अभी लखनऊ में है, मेरे एक दो गार्जियन जानने वाले हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा रिस्पांस नहीं है इनका, मतलब खराब रिस्पांस है, टीचिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, कोटा में बच्चे कम हो गए, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी टीचर्स जो अपने रीजनल शहर के थे, वहाँ एलएन खोला और वहाँ उनको भेज दिया हेड बना बना के, हर सेंटर का। जो लखनऊ वाले हैं वो भी कोटा के ही हैं, तो लखनऊ के ही थे, तब कोटा में पढ़ा रहे थे, तो उनको लखनऊ सेंटर का हेड बना दिया। 4 सेंटर खोले हैं लखनऊ में, मॉल में, अंदर मॉल ले लेके। तो बच्चे तो आई गए। 9 10 उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है 9 10। हाँ, पटना में फिजिक्स के एचओडी आए हैं। कौन? वही तो थे, अनुराग थे। अनुराग मिश्रा पटना थोड़ी आए यार, वो पटना थोड़ी आएंगे यार, वो बड़ा आदमी है। एक और थे को, पता नहीं यार, वैसे तो फिजिक्स के हेड थे जो वहां पर एलएन कोटा में, वो वही थे, अनुराग सर थे, अनुराग मिश्रा। बढ़िया पढ़ाते हैं, जबरदस्त। जे एडवांस वालों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, भाव काली फिजिक्स। हाँ, मैकेनिक्स का बुक आता है। हाँ हाँ, पढ़ा हूँ मैं, उनसे पढ़ा हूँ यार। मैं उनसे पढ़ा था पहली बार रोटेशनल मोशन 2015 में, 2016 में। उनका एक वीडियो मिला था, जैसे क्लास में पढ़ा रहे थे तो वो लोग कैमरा लगा के नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ई टूज वाली वीडियोज आ जाती है ना, वैसे एक दो वीडियोज मिल गई थी मुझे उनके, तो अच्छा लगा था मतलब। बट वो गरीब बच्चों के लिए नहीं है। कोई ये सोचे कि वो एवरेज मीडियोकर लेवल का बच्चा और वो पढ़ के समझ लेगा, भयानक भी नहीं रहा। इतनी घटिया हैंड राइटिंग, घुसेड़े पड़े हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तीसरी बार भूल जाओ कौन सी लाइन पहले खींची थी कौन सी बाद में। एक ही डायग्राम बनाया, एक स्क्वायर बनाया, और एक स्क्वायर में कुछ नहीं 20 एक्सिस खींच के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाए, और एक ही डायग्राम पे 20 एक्सिस खींचा, पहचान नहीं पाओ कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो गधेड़ों के लिए नहीं है वो मास्टर, बहुत अच्छे बच्चों के लिए। इसी वजह से वो लोग बड़े बैचेस में पढ़ाते हैं, मेन बैचेस में जहाँ बच्चे पढ़ के आते हैं पहले। हो गया? हो गया भाई, जल्दी करो।
नीट पढ़ाते समय बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा नहीं पढ़ाना है। कंट्रोल, कंट्रोल दया, कंट्रोल सीआईडी। कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ो दया, दया दरवाजा तोड़ो। और मैं सबसे ज्यादा जो सीरीज जैसे वेब सीरीज टाइप आती है इसमें आती है, सबसे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर आज तक मैंने कभी देखा ना तो महाभारत में देखा मैंने, शकुनी जो बना हुआ है नया वाला लड़का। अरे भाई क्या बवाल एक्टिंग की है यार मेरे बच्चे। युद्ध, युद्ध बोलता है, युद्ध रणभूमि में खेले जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है मेरे बच्चे। चलो ये बताओ, बोर्स मॉडल इज इनकंसिस्टेंट विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। रुको अभी तो यहीं पे है। वेलोसिटी के बाद सुनो भाई, वेलोसिटी के बाद अगला टाइम पीरियड। सुनो भैया इधर ध्यान दो, टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड लिखोगे तो टी बराबर होता है 2πr/v, होता है ना, गोल घूम रहा है ना, 2πr/v। अब तुमको आर भी पता है और तुमको वी भी पता है, क्या लिख सकते हो? 2πr कितना पता है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 ना। अरे यार n²/z की z/n², n²/z, और v क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n, z/n। तो टाइम पीरियड, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? इस पूरे को सॉल्व कर पाओगे? बताओ कितना आएगा? पूरे को सॉल्व करो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर फट से करो, ऐसे नहीं कर पाएगी तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। कैलकुलेटर उठाओ, बोलो। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा n³/z², इसको बताओ। टू, हाँ इसमें वो आ नहीं पाएगा, मेरे से आता नहीं यार। टू टूल्स में हाँ थोड़ा है, कैलकुलेटर कहाँ है इसमें? हाँ टूल्स में, टूल्स ही तो खुला हुआ है। क्या है? 2π मल्टीप्लाइड बाई 0.53 डिवाइडेड बाई 2.18, 1.52, 1.52 इंटू 10⁻⁻16, हाँ -16 सेकेंड। देख रहे हो टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है -16 सेकेंड। क्या देखेगा रे पगला? सोच ना, 10⁻⁻16 सेकेंड, कुछ दिखाई देगा नहीं। इसी वजह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब वो गोल घूमते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। इसी वजह से जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, कभी पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वो बॉन्ड ब्रेकिंग वेकिंग वाला, कि दो लोन पेयर होते हैं तो बॉन्ड ऐसे मुड़ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ही मुड़ जाता है। ऐसे बॉन्ड ऐसे बनाते हैं ना, अरे ऊपर चौड़ा बनाते हैं नीचे पतला बनाते हैं, इसी वजह से कि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है। ये नहीं, अबे बॉन्डिंग सुने हो, ऐसे बॉन्डिंग होती है ना, ऐसे ऐसी तो होती है। तो आगे एज होता है पीछे थिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही कारण है इसका। हाँ क्या पढ़े देखे हो कभी? नहीं अच्छा, रिपल्शन बताए थे ये जानते हो, ओके कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण होता है, इसीलिए कहते हैं हर जगह फिजिक्स है। केमिस्ट्री में बकवास चीज। सोचो, अरे इधर आओ यार, सुनो यार सुनो, बायो भी बकवास ही है। सारे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बायो को ढंग का बायो बनाया है, मानो चाहे ना मानो। पूरा पूरा जेनेटिक्स मैथमेटिशियंस की देन है, समझ रहे हो ना? तो कुछ नहीं, इधर आओ पढ़ो। सुनो, ये टाइम पीरियड हो गया। अबे एनर्जी लिखना हो, सोचो एनर्जी लिखना हो,
तो दो एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक और एक कौन सी, पोटेंशियल। ये न्यूक्लियस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना यार, तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लग रहा है? अरे लग रहा है, क्या कह रहा? हाँ पता है। आओ छोड़ो, इधर आओ, तुम इधर पढ़ो। सब सब फिजिसिस्ट रहे हैं, बहुत भौकाली भौकाली लोग रहे हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बताओ तो इसको क्या लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो ना यार। हम कह रहे हैं आर से स्क्वायर काट दो, 1/2 से इधर 1/2 से इधर, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, बोलो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर सॉरी, हाँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की 2r, क्या भाई, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो, U बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है ना। चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ कितना है, जेड ई, यहाँ कितना है, प्लस ई की माइनस ई, तो बोलना है यार माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर लिख लें, टोटल एनर्जी लिख लिया जाए यार, कितना हो, टोटल एनर्जी कितना, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। मतलब टोटल एनर्जी को अगर हम लिखें तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या है, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सुनना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। देख टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा? अरे यार ये आसान आसान बातें, उसमें इतना टाइम लगाते हो यार। पोटेंशियल एनर्जी कितना, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, बात तो यही हो गई ना। अरे हुई ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सोच, थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ये m हो गया, और v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर किया हो ना, अरे क्लियर हो ना, और इंटू z बाई एन है ना, तो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किस में मिला, जूल में। किसमें मिला, जूल में। क्या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? तो 1/2 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 2.18 इंटू 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 to the power -19, 1 जूल में कितना, बोलो बोलो बोलो, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। और इसमें लास्ट में क्या बच गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुमको मिलेगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुमको मिला काइनेटिक। क्या मिला, काइनेटिक। पोटेंशियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल एनर्जी लिखोगे तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे आया क्या, नोट करो, ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। आज कितनी तारीख हो गई, 20-21 ना, 21 सैटरडे, कल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 दिन है। 28 को खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, 28 को खत्म हो जाएगा। 29 को संडे आ रहा है, 29 को टेस्ट है। 29 को कहाँ टेस्ट होगा, लगातार है क्या, ओके, पागल हो गया। 1 तारीख को बस छुट्टी है, 1 दिन का। हाँ क्या बोले तनु सर, बोले पढ़ाए, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा।
हाँ पार्टी भी दूंगा। हाँ मेरा मन नहीं है छुट्टी देने का, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ कोई भी एक पैरेलल में आके मैं पढ़ा दूंगा। हाँ 1 जनवरी को रुको देखते हैं क्या बनता है। हम हम अरे हमारे लिए 1 जनवरी जनवरी कुछ मायने नहीं रखता, हम कहीं नहीं किसी के लिए नहीं। हम अपना बर्थडे नहीं मनाते थे यार, मतलब हम शादी के पहले एक बार अपना बर्थडे मनाए थे 2020 में, उसके पहले हमको याद नहीं कब अपना बर्थडे मनाए थे। फिर शादी के बाद मनाए 1-2 बार, 2 ही बार हुआ। मनाना पड़ता है, मतलब अपना ही पैसा दे के कहना पड़ता ये लो और मेरा बर्थडे मनाओ। वाह सही है भाई। तो गिफ्ट भी आता है, गिफ्ट भी आता है मेरे ही पैसे का, मुझे मिलता है। हाँ इस बार एक रिंग मिली है सोने की। हाँ सुदान सर क्या दिए हैं? कुछ नहीं। हाँ हाँ बताओ। हाँ 13.6 Z² N² है प्लस। हाँ और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस। जोड़ देख माइनस यही आएगा। 27.2 में से 13.6 घटाएगी, -13.6 ही तो आएगा। टोटल एनर्जी का डबल। तो देख -13.6 में 2 से मल्टीप्लाई कर, क्या 27.2 आ गया? अरे इसी से ये निकाला है आंटी। देख काइनेटिक एनर्जी तुझे लग रहा है मैंने सही निकाला? 1/2 mv² किया, Z²/N² हो गया, मुझे काइनेटिक मिल गया। मेरा काइनेटिक किसके बराबर है? मेरा काइनेटिक किसके बराबर है? काइनेटिक के आगे माइनस लगा दूं क्या टोटल एनर्जी हो जाएगा? आया ना? तो देख काइनेटिक के आगे माइनस लगाया, मेरा क्या हो गया? टोटल एनर्जी। और काइनेटिक में अब सोच, टोटल एनर्जी में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बार बर्थडे पे मेरी बीवी ने मेरे से मांगे 40,000 रुपए, तो मैंने उसको पैसे दिए। फिर वो गई एक रिंग ले आई, फिर रिंग, फिर वो रिंग थोड़ी छोटी पड़ गई। हाँ भाई नहीं, रिंग तो महंगा था, रिंग तो महंगा था, पहले से इकट्ठा करके रखी थी ना। तो फिर वो रिंग छोटी हो गई, फिर वो ले गई बनवाने के लिए, तो उसको दूसरा रिंग पसंद आ गया। अब उसमें 15,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो कह रही 15,000 रुपए भेज दो। मैं कहा बढ़िया यार, सही गिफ्ट है भाई, ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहना चाहिए, मेरे ही पैसे मुझे ही दे दो। हेलो हेलो। हाँ अच्छा ओ, मेरे नहीं हमारे पैसे। हाँ वो यही बोलती है, वो यही बोलती है, ये हमारे पैसे हैं। हाँ, हाँ, हमारे पैसे तो ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट गेम क्या होता है? अगर उसने कह दिया कि ये काम करना है, तुम भूल गए, तो तुम्हारे पास तो एक ही काम था, वो भी तुम नहीं किए। और अगर गलती से मैंने कह दिया कि ये काम है करना है, और वो भूल गई, तो मेरे पास 100 काम है करने को। यही सब होता है भाई, बहुत मार खाता हूं मैं घर में। वो काम में हमारा काम नहीं होता है। अरे चलें आगे बढ़े हो भाई, आगे बढ़े। यहाँ तक कहानी क्लियर है? जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी पेन चलाओ। अच्छा उसका नाम सुने हो? मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम सुने हो? NIA होता है, NIA होता है, I × A। मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुने हो? जिसका मन करे उसका प्रोपोर्शनलिटी बना सकते हो यहां से, बस इतना पता रहना चाहिए। F = IBL होता है। हाँ BIL याद के, ठीक है, BIL साइन थीटा भी होता है उसमें। हाँ QEB भी लिख सकते हैं, B = μ0I/2πr भी लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगी ना, मतलब प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी बदल जाएगा। हो गया?
जल्दी करो यार, जल्दी पेन चलाओ भाई। हो गया ना? चलो आओ देखो, अब सुनो, ये तो हो गए वो फंडामेंटल्स जो तुमको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। मतलब क्या क्या याद किए हो? रेडियस का क्या याद किए हो भाई? रिजल्ट, रेडियस का 0.53 क्या एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉन ना। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है ना? और टाइम पीरियड क्या याद किए हो? टाइम पीरियड बोलो मत, 1.53 52 इंटू 10⁻16 एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, यही ना? कि जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड ना। एनर्जी क्या याद किया भाई साहब? एनर्जी क्या? एनर्जी क्या? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे कठिन है, सोच। अच्छा यहां से देख, अगर तुझे फ्रीक्वेंसी का करना हो, फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी हो तो क्या जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उल्टा हो गया। अरे हो गया ना? अगर ओमेगा का भी लिखना हो तब भी क्या जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब ही रहेगा? अरे सोचो, करंट का लिखना है तो क्या होता है? क्यू बाई टी। करंट का कितना होगा? क्यू बाई टी। तो करंट की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के बराबर जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का सोच, एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। अभी आगे चल के पढ़ोगे तो अगर तुमको ये पता है तो तुम मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रोपोर्शनलिटी बना सकते हो। क्या आई का कितना है? अरे भाई कितना है बनाओ? मैग्नेटिक फील्ड आई का कितना है? जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और आर का कितना है? आर का कितना है? एन स्क्वायर बाई जेड। तो क्या हो जाएगा ये? तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 5। अरे हो गया। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी बता रहा हूं, सबसे सवाल बनते हैं भाई। मैग्नेटिक मूवमेंट का पढ़े होगे, एम इक्वल्स होता है आई इंटू ए। क्या होता है? आई इंटू ए। आई का क्या है? आई की प्रोपोर्शनलिटी क्या है? कितना है भाई? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अरे है ना? और एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होता है? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आर किसके? एन स्क्वायर बाई जेड के। तो ये क्या हो जाएगा? एन की पावर 4 बाई जेड स्क्वायर। क्या कट जाएगा? कहां पे? हाँ जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब है ना। हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हट जाएगा और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अरे क्लियर है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है? ऐसे हमको मैक्सिमम पॉसिबल जो भी चीजें मिलेंगी हम सबका रेशियो बना सकते हैं, बट ये दीज आर एक्सट्रीम। हाँ एक्सलरेशन का भी निकाल सकते हो। क्या हो गया एक्सलरेशन का? भाई पार्टिकल गोल घूम रहा है तो कैसा एक्सलरेशन है? आर ओमेगा स्क्वायर ना। अरे यही तो एक्सलरेशन है। रेडियस का कितना है? रेडियस का कितना है? एन स्क्वायर बाई जेड। ओमेगा का क्या है? जेड स्क्वायर। तो जेड की पावर 4 अपॉन एन की पावर 6। क्या इससे कट जाएगा? तो क्या बचेगा? यहाँ क्यूब हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाई एन की पावर 4। कुछ भी बना सकते हो, बना सकते हो। अब इन सारे रेशियोज जो हमने बनाए इन सब का काम क्या है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, या ऐसे, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन in third orbit of hydrogen atom to second orbit of helium plus atom। हीलियम समझते हो? हीलियम प्लस क्यों लिखा? हीलियम का 1h2 2he4 होता है ना। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, लेकिन अपने को रखने कितने हैं? 1। क्लियर है ना? अदरवाइज बोर्स का जो नियम है वो काम नहीं करता है। तो क्या बनाओगे इसका? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर।
एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो पहला वाला क्या था हाइड्रोजन, इसको T1 बोल दें, और दूसरा वाला क्या था हीलियम, इसको क्या बोल दें T2। तो क्या लिखेगा भाई T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू N1 क्यूब अपॉन N2 क्यूब इंटू क्या भाई Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। बस हरदम तुमसे यही रेशियो पूछेगा जो पूछेगा। तो T1 अपॉन T2, N1 कितना, अरे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है ना हाइड्रोजन, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है दूसरा, तो 2 दूना 4 दूना 8, जेड स्क्वायर कितना, हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 वाला है ना, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, हीलियम का, हीलियम में 2 प्रोटॉन ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 27/2। अरे क्लियर है क्या? अब तुमसे कह देगा एक में टाइम पीरियड इतना है तो दूसरे में टाइम पीरियड बताओ, तो T1 दे के T2 पूछ ले, क्या बता पाएंगे? ये यार कुछ नहीं है भाई। जैसे हम टाइम पीरियड बताएं ऐसे वेलोसिटी पूछ ले, एनर्जी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सबका रेशियो बना सकते हो। अरे क्लैरिटी है? अच्छा डेटा जो तुमसे पूछेगा वो बस 3 का ही पूछेगा, वेलोसिटी का, पोजीशन का और एनर्जी का। वेलोसिटी का, पोजीशन का, एनर्जी का। लाइक तुमसे कहते कि इन हाइड्रोजन लाइक एटम या हीलियम प्लस में, मान लो उन्हें कह दिया लिथियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, देखो 3 होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, कौन कौन से हाइड्रोजन लाइक एटम, कौन कौन से, He प्लस 2 प्लस नहीं, Li 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस। बेरिलियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, लेकिन रहेंगे कितने 3, रहेंगे कितने 3, रहेंगे 1, 3 को हम बाहर। लिथियम में कितने होते हैं 3, 3 ना, अरे 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ना इसमें, अरे होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अरे क्लियर है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन में Q+4 नहीं लगा देते, बोरॉन में क्या हो जाएगा, कितने हैं बोरॉन में, बोरॉन में कितने हैं, हाँ आउटर में 3 है ना, तो एक इनर में 2 बचेगा, तुम कह रहे एक और निकाल दो। अरे जैसे इसमें क्या है सोचो, बेरिलियम में क्या है, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसमें भी है, 2 का पेयर है ना, सेकेंड ऑर्बिट में 2 है और फर्स्ट ऑर्बिट में भी 2 है, यही तो गेम है ना। तुम क्या कर रहे हो, 2 सेकेंड ऑर्बिट से निकाल रहे हो और एक फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल रहे हो, हम कह रहे हैं 3 निकाल दो सेकेंड ऑर्बिट से, एक फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल दो। क्या चीज, बोरॉन इज फार स्टेबल देन बेरिलियम। अरे बात समझे ना, उसके पास ऑलरेडी वेकेंट एनर्जी है, अरे क्लियर है ना, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ता नहीं है। तो इस वजह से जनरली हम हाइड्रोजन लाइक एटम में हीलियम, लिथियम और बेरिलियम को ही कंसीडर करते हैं। तो इसका Z कितना है 2, इसका Z 3, इसका Z 4। अरे क्लैरिटी? मान लो हम तुमसे पूछे कि फाइंड द एनर्जी ऑफ Li2 प्लस इन थर्ड ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में भाई साहब, थर्ड ऑर्बिट, तो क्या लिखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 Z की जगह क्या डाल दोगे, लिथियम है ना 3, तो 3 त्रिक का 9, N कौन सा ऑर्बिट है, 3 त्रिक का 9 त्रिक, 3 त्रिक का 9, इसमें भी तो 9 हो जाएगा। अरे थर्ड ऑर्बिट में N स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर ना यार, तो क्या कट गया ना, तो E बराबर कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे एनर्जी निकाल सकते हो, ऐसे तुमको फॉर्मूले में वैल्यू देख के 3 ही फॉर्मूला पूछेगा और सबका रेशियो पूछेगा। पहला हो गया रेडियस, दूसरा हो गया वेलोसिटी और तीसरा हो गया एनर्जी। इसके अलावा जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सब रेशियो वाले सवाल पूछेंगे, लाइक फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट of electron of He plus to the fourth orbit of बेरिलियम 3 प्लस। बना, फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी क्या है,
जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अरे क्लियर ना? तो क्या लिखोगे, F1 अपॉन F2 बराबर क्या, Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 क्यूब अपॉन N1 क्यूब। बना सवाल, क्या है, टाइम पास ही तो है। Z1 कितना लिखेगा हीलियम वाले में, Z1 4 लिख लें। अरे पहले हीलियम है ना यार, तो Z1 कितना, दो, दो दूना 4, और इसका Z2 कितना हो, फोर्थ ऑर्बिट ना, बेरिलियम 3+ ना, 3+ में Z का वैल्यू कितना है 4, 4 चौक को 16, N2 कितना, इसका ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट, 4 चौक को 16 चौक को 64 डिवाइडेड बाई N1 कितना हो, सेकेंड ऑर्बिट ना, 8, 18 64, 8 दूना 16, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 2:1। अरे क्लियर है, नहीं आया, समझ पाए? हरदम यही सवाल पूछेगा और कुछ बनता ही नहीं है यार इससे। ये देखो कह रहा बोर्स मॉडल इज अनकंसिस्टेंट विथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। था ना, तभी तो नहीं डिफाइन कर पाए भाई। इन्होंने, बोर ने क्या बता दिया, वेलोसिटी भी बता दी, रेडियस भी बता दिया। अरे बात समझ रहे हो, मोमेंटम भी बता रहे हैं, एनर्जी भी बता रहे हैं और पोजीशन भी बता रहे हैं, जबकि हाइजेनबर्ग में ये कहानी नहीं थी। अरे क्लैरिटी है ना? तीसरा, बोर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। यस, इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस का एब्जॉर्प्शन और एमिशन एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनकी इंटेंसिटी क्या थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या भाई, दोनों सही है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अरे क्लियर है ना? तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यहां पढ़ो, एटम्स हैव केमिकल एनर्जी, डेफिनेटली है ना, केमिकल एनर्जी इज ड्यू टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो सही है ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। ये देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ इट्स वेरियस ऑर्बिटल विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिस्पेक्टिवली। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अरे पहला स्पीड है ना, दूसरा क्या है, एनर्जी, और तीसरा क्या है, रेडियस। तो कौन सा होगा, पहला होगा भाई। अरे वेलोसिटी के साथ 1/n होता है, Z/n होता है ना, और उसके बाद एनर्जी के साथ Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और रेडियस के साथ n स्क्वायर बाई Z। तो पहला आंसर। भाई ऐसे मत भूलो यार, अभी तुरंत तुरंत सवाल बना रहे हो। ये देखो, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r and 4r। अरे क्लियर है क्या? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। बोलो बोलो बोलो, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। नेग्लेक्ट इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। बताओ, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r, the ratio of the time taken by them to complete one revolution is। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस कितना है, 4r है। हाँ बोलो 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 बोलो, कौन सा होगा, वेलोसिटी सेम मान लोगे, कैसे? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z। तो जब रेडियस r था तो उसका ऑर्बिट कौन सा था, n1 था, और जब रेडियस कौन सा हो गया 4r, तो और ये कितना हो गया, n2 हो गया। तो n1 अपॉन n2 बराबर कितना आ गया, 1/2, मतलब n2 बराबर कितना हो गया, 2n1। तुमको किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ना, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है ना। तो t1 अपॉन t2 क्या होता है नेता, हाँ, n स्क्वायर बाई z, n क्यूब बाई z स्क्वायर ना, कि z स्क्वायर बाई n क्यूब, n क्यूब बाई, तो n1 अपॉन n2 का क्यूब लिख लें। अरे लिख लेना हो, और हाँ क्यूब, हाँ क्यूब ही है, आसान सवाल नहीं है भैया। अब जनरली तुम ऐसे कैसे गलत कर सकते हो यार, रेडियस का रेशियो निकालो ना पहले, तुमको पता तो चला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो स्टेबल ऑर्बिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पहले वो देखो तो ऑर्बिट का नंबर कौन सा है। तो t1 अपॉन t2 क्या है,
n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब, n1 कितना हो, n1 अपॉन n2 कितना हो, 2 की 1/2, तो t1 अपॉन t2 क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब ना हो, तो t1 अपॉन t2 कितना 1/8। अरे आया ना, पल्ले पड़ा, हमसे गड़बड़ी हो जाता है जल्दी, जनरली हो जाता है इसमें, बस थोड़ा ध्यान देंगे। नीट 2023, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड अलाउड ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू कितना 3 ना, तो क्या होगा, रेडियस, एक का रेडियस गिवन है, कौन से वाले का, 1 वाले का गिवन है, 3 वाले का निकालना है, तो क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, 9 त्रिक 27 और 9 5 45 46 47, क्या हो जाएगा सी 4.77 है। नहीं आया, अबे आया, नहीं आया यार, झूठ बोल रहे हो, ये क्या गिवन है, R1 गिवन है, उसके बाद तुमको क्या पूछ रहे, किसका निकालने का, थर्ड अलाउड ऑर्बिट का ना, R3 का निकालना है ना, तो n²/z होता है कि नहीं होता है, और दोनों एटम, दोनों कंडीशन में एटम तो कॉमन है, z तो सेम है, तो तुमने क्या लिखना है, n1² अपॉन n3², तो n1 कितना है 1 का स्क्वायर, और ये जो n2 लिख रहे हो ये बेसिकली 3 है, तो 3 का स्क्वायर, R1 पता ही है, तो थर्ड ऑर्बिट जो होगा वो कितना होगा, 3 त्रिक का 9 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 इंटू 10⁻11, तो सॉल्व करोगे तो कितना R3 बराबर 4.77 इंटू 10⁻10, या लिख लो 4.77 एंगस्ट्रॉम। अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो कुछ टफ नहीं होता यार। एम्स 2018 का सवाल है, कह रहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। अब इसके लिए रिजल्ट याद रहना चाहिए, क्या था रिजल्ट, क्या था रिजल्ट वेलोसिटी का, नहीं याद है ना, कौन सा, कौन सा ऑप्शन होगा, या फिर पहला या तो तीसरा, सोच लो, फर्स्ट है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले हो, दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, मुंह घूम जाएगा, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला जी, तो भैया, तो भाई वही तो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, E²Z/2 एप्सिलॉन H/n। तो जब हीलियम की बात करोगे तो Z का वैल्यू 2 और N का वैल्यू 2, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, E² एप्सिलॉन H। इसी वजह से हम कहे थे कि वेलोसिटी का और एनर्जी का और रेडियस का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद कर लेना, वो काम आएगा। ये देखो, ये देखो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या +3.4 हो जाएगी, और पोटेंशियल डबल कर दो, तो 2 चौक को 8, 2 3 6 6.8, कौन सा होगा, बी हो जाएगा क्या, नीट 2019, सस्ता एग्जाम है वे, 2 कौड़ी का एग्जाम, बताओ, हम बता रहे 10वीं क्लास के बच्चे को बैठा फिजिक्स पढ़ा दिया जाए ना, 180 में 150 नंबर लेके आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, इतना सस्ता एग्जाम होता है ये। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख क्या लिख रहा, व्हाट इज, ज्यादा बेइज्जती नहीं हो गई, ऐसे सोच रहे हो क्या तुम लोग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, Z/n से ना, तो क्या होगा 10⁻6, ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, रफ्तार घटेगी भाई, जो पास होगा वो तेज तेज घूमेगा, क्लियर है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, बी, कौन है भैया, हाँ भाई, और आगे, आगे बताओ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज 3h/2 पाई, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, कौन से ऑर्बिट में हो, थर्ड में हो, एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, 13.6, क्या Z² बाई
n स्क्वायर, यही तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा आंसर होगा? कौन से ऑर्बिट में हो? थर्ड ना, 3 त्रिक का 9, 9 से काट दो 1.51। काइनेटिक एनर्जी हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज a0, द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट हैज रेडियस, कौन सा हो? सी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। छोड़ दें? पक्का? पक्का? ओके, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा।